नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज हमारे साथ चर्चा में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने एक अभिनय और अभिनेता के तौर पर तो अपना मकाम भारतीय सिनेमा जगत में बनाया ही है और बहुत शिद्दत से और बहुत ताकत से बनाया है। लेकिन कहा जाता है कि आप परफेक्ट तभी होते हैं जब आप एक अच्छे इंसान होते हैं। और हमेशा हम ये बात अपनी शुरुआत से, बचपन से, जब से हम होश संभालते हैं, ये सुनते चले आते हैं कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा फनकार, कलाकार या किसी भी मकाम पर वो पहुँचे। वो जब तक एक अच्छा इंसान नहीं है तब तक वो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक ऐसा कमाल काम किया है कि लोग उनको न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसे दरिया दिल, कोई उनको रॉबिन हुड कहता है, कोई मानवता का मसीहा कहता है, क्योंकि उन्होंने देश के उन श्रमिकों को जो अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, उनको उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ऐसा नहीं कि वो दुनिया के सबसे धनी लोगों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या टॉप 100 में आते हैं, लेकिन उनका जज्बा जो था वो उनको ज़रूर दुनिया के टॉप 3 या टॉप 1 में रखता है, क्योंकि उनके मन में ये जज्बा था कि मुझे इन लोगों की मदद करनी है। और मदद भी कैसे करनी है? मदद इस तरह से नहीं कि आपने अपने पैसे से मैनेज किया, अपने रिसोर्सेज से मैनेज किया, खुद आप इन्वॉल्व हुए। जैसे आपके घर में कोई शादी होती है तो आप सबसे अधिक दौड़ते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ यही अंदाज उनका रहा कि वो लगातार हमको दौड़ते भागते हुए नजर आए, जबकि कोरोना संक्रमण का खतरा इस समय हर तरफ है, लेकिन इससे बेपरवाह रहते हुए कभी वो रेलवे स्टेशन पर नजर आए, कभी वो बसों के बीच में नजर आए। लगातार वो चलते रहे और इसके बीच में भी उनका फ़ोन और उनका व्हाट्सएप कभी बंद नहीं हुआ। आप रात 2 बजे लगा लीजिए, कोई भी अनजान आदमी, जबकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, जाने माने अभिनेता हैं, लेकिन उनका जो फ़ोन है वो कभी भी बंद नहीं हुआ। ये भी सवाल उठता है कि आखिर उनके मन में ये बात आई कैसे, ये प्रेरणा आई कैसे? तो जो हमने उनके इंटरव्यूज़ देखे, मुझे ऐसा लगा कि उनका अपने पिता के साथ बहुत गहरा संबंध और संपर्क है। और फादर्स डे पे हमने कई दिल को छू लेने वाली चीज़ें उनके साथ और उनके ट्विटर हैंडल पर हमने देखी। शक्ति सागर सूद उनके पिताजी हैं, और शायद सोनू सूद जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, ये सोनू सूद ही थे जिन्होंने उन बच्चों की आंखों में शायद अपने बचपन को पढ़ा और ये देखा कि ये बच्चा अपने पापा पे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि ये मुझे सुरक्षित घर ले जाएंगे। और शायद सोनू सूद के भीतर, क्योंकि वो खुद भी पिता हैं और अपने पिता से बहुत जुड़े हैं, तो ये सफ़र शुरू हुआ। चलिए हम रुक करते हैं सीधे सोनू सूद साहब की तरफ, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत इस्तकबाल करता हूँ आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ने के लिए शरद जी। बड़े समय से हम लोग प्लान कर रहे थे बात करने का, लेकिन जो लोगों का जाने का सिलसिला इतना बड़ा हुआ था और अभी भी है, लेकिन मुझे लगा कि शरद भाई से बात करके जरूर कुछ न कुछ इंस्पिरेशन आपसे ले ही लेंगे हम लोग। सो नाइस ऑफ यू सर। और यही आपकी खासियत है कि इस दौरान मैंने जितनी भी बार आपसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, चाहे दिन था, चाहे अल सुबह थी, मैंने कभी नहीं देखा कि आपका फ़ोन उठा नहीं। और इसकी वजह यही थी कि आप इतने चौकन्ने हैं इस वक्त कि पता नहीं कौन ज़रूरतमंद कहाँ से फ़ोन कर दे। सर, मैंने जो एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की कि ये आपका पिता से जो अटैचमेंट है और उन बच्चों की आंख में शायद आपने ऐसा कुछ पढ़ लिया, आपको ऐसा लगा, क्योंकि आपने कहा भी किसी इंटरव्यू में कि इन बच्चों को जब मैं देखता हूं और उन्हें भरोसा है कि पिताजी, परिवार उनको सुरक्षित घर तक ले जाएगा। ये इंस्पिरेशन क्या वहीं से निकला? क्योंकि पापा से आप बहुत अटैच हैं और आपका ट्विटर हैंडल का मुझे स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, घर पैदल मत जाना। क्या बात है सर? थैंक यू सो मच शरद जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे फादर और मदर दोनों ही बहुत विश्वास करते थे इस बात पर कि आप कामयाब तब हैं जब अगर आप किसी की मदद कर पाए। और फादर का कपड़े का शोरूम हुआ करता था, अभी भी है वो, लेकिन फादर नहीं रहे। लेकिन हमेशा उन्होंने लंगर लगाते थे, हमेशा हर हफ्ते। मदर फ्री में पढ़ाते रहे हैं पूरी जिंदगी। और उन्होंने एक चीज जो सिखाई, मुझे लगता है कि आज वो काम आई। और जब मैंने हजारों लाखों लोगों को चलते हुए देखा, और मुझे लगा कि वही दौर है, वही समय है जब हर एक बाप, हर एक माँ अपने बच्चे को वो झूठ बोलती हुई लेके जाती होगी कि हमारा घर
बस बहुत करीब है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं बताती कि हजारों किलोमीटर उनको चलने के लिए वो तैयार करके लेके जा रही है। तो मैं नहीं चाहता था कि वो यादों के साथ उन इमेजेस के साथ वो बच्चे बड़े हों, और उन्हें जब बड़े हों उन्हें याद आए कि उनके माता पिता के साथ जब वो निकले सड़कों पर तो कोई भी हाथ थामने वाला नहीं था। तो मुझे लगा कि बाहर निकलना ही पड़ेगा, इनका हाथ थाम को इनको बताना पड़ेगा कि आप विश्वास रखिए, हम आपके साथ हैं और हम आपको घर छोड़ कर जरूर आएंगे, लेकिन आप पैदल मत चलें। कमाल है सर। और मैं एक बार फिर बहुत प्रणाम करता हूँ मन से आपके बाबूजी को और आपकी मदर को। बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको ईश्वर ने अपनी शरण में लिया है, लेकिन ये आपके माता पिता के लेसन्स हैं, ये उनकी टीचिंग है सर आपको, कि आज भी आप ज़मीन से इतने जुड़े हैं। जबकि हम जानते हैं जो चीज़ मैंने शुरू में कही कि रिसोर्सेज हम में से बहुत सारे लोगों के पास हैं, और मुंबई तो जगह है सर जहाँ ख़जाना है लोगों के पास। और मैं नहीं कहता उनके भीतर जज्बा भी होगा, लेकिन लोग इतना दर्द उठाने तैयार नहीं होते। और ये आपके माता पिता का एक अद्भुत कंट्रीब्यूशन है, और मैं बहुत मन से प्रणाम करता हूँ। और हमारे साथ जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं वो भी माँ और बाबूजी को ज़रूर प्रणाम करेंगे कि वो अपब्रिंगिंग में जो उन्होंने संदेश आपके साथ जोड़ा। मैं थोड़ा पीछे लौटता हूँ सर, क्योंकि आप अपने स्ट्रगल के दिनों को भूलते नहीं हैं। और आपने नागपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है, मोगा से एक नौजवान जो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हैंडसम है, अभी भी स्टिल कोई आपके मुकाबले नहीं है सर। आप जब वहां से निकले तो मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि कई बार आप वो डाक वाले डब्बे में बैठते थे, पश्चिम एक्सप्रेस या गोल्डन जी। एक्सप्रेस जो चलती थी वहां से। तो डाक के डब्बे में बैठना, क्योंकि आरएसी है, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है, किस तरह का वो अनुभव है? कुछ याद आया होगा जब ये ढेर सारे श्रमिक भी जा रहे होंगे अपने घर, तो सोनू साहब को भी अपना वो स्ट्रगल का दिन याद आया होगा। बिल्कुल शरद जी, बहुत याद आता है। जब मैं नागपुर में पढ़ाई करता था या फिर मुंबई जब स्ट्रगल जी। शुरू किया, तो अचानक प्लान बनता था जाने का, रिजर्वेशन होती नहीं थी। अगर आपके पास आरएसी, जिसको रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन बोलते हैं, वो अगर आपके पास है तो बहुत बड़ी बात है। आपको लगता था कि जैसे आपने ट्रेन ही खरीद ली है, ऐसा एक फीलिंग आता था आपके पास। जी। तो और बहुत बार नहीं भी होती थी, तो जो दरवाजा है उसके पास भी न्यूज़पेपर बिछा के सो के चले जाते थे। तो लक्ष्य सिर्फ एक ही होता था कि मंजिल तक पहुंचना है, जल्द से जल्द पहुंचना है। जब मुंबई से चले तो माता पिता के साथ पहुंचना है, माता पिता से घर से निकले तो मुंबई पहुंचना है। तो लक्ष्य जो होता है वो आपको वो जोश और वो ताकत देता है वहां तक पहुंचने के लिए। जितने हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जब वो चले सड़कों पर, तो उनके पास एक जोश था अपने माता पिता से मिलने का, जो उनका इंतजार कर रहे हैं यूपी में, बिहार में, झारखंड में, जहां पर भी स्टेट्स में थे। उनको था कि हम अपने माता पिता के पास पहुंचेंगे, और उस जोश के कारण वो चले और वो पहुंच भी गए। ये बात और है कि रास्ते में बहुत लोगों ने एक्सीडेंट्स में उनकी जान भी जी हाँ, जी लोगों हाँ, की चले गई, जी। लेकिन वो लोग पहुंचे और उन्होंने दिखा दिया पूरे देश को कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप पहुंच सकते हैं। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमने उन लोगों को चैलेंज किया, हमारी सरकारों ने, हमारे सिस्टम ने, जो हमारे देश को बनाए हैं, जिन्होंने हमारी देश की सड़कें बनाए, वहां आपके स्टूडियोज बनाए, हमारे घर बनाए। जी। ये तो मजदूर आदमी है, मेहनती आदमी है, सारा दिन मेहनत करके बड़ा हुआ है और बड़ा बुजुर्ग हो गया उसमें। वो तो पैदल चल ही लेगा, आप शायद ना चले, मैं शायद ना चलूं, हम 10 दफा सोचे, पर ये तो पैदल चल ही लेगा। तो आपको इनको चैलेंज नहीं कर सकते कि आप मत जाइए। आपको या तो उनको घर छोड़ के आइए, या फिर आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि वहां पे हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ, जो इनको घर पहुंचाने में नाकामयाब रहा। सोनू जी, जब हम सफ़र शुरू करते हैं तो वो ताकत तो हमारे पास होती है जो हमारे मन की ताकत होती है, और आपके पास तो ये ताकत इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी और बहुत इम्पॉर्टेंट रही कि ये आपको आपके पेरेंट्स से मिली, आपको आपके माता पिता से मिली। जब आपने ये सफ़र शुरू किया तो आपको समझ आया होगा कि ये तो बहुत ही एक्सटेंडेड एक अफेयर है, इतना लंबा चौड़ा काम है, इसमें परमिशंस इन्वॉल्व हैं, प्रशासनिक व्यवस्था इन्वॉल्व है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व है, और इन सब को अगर आपको साथ लेकर चलना है तो कैसे आप ये मैनेज कर पाए? क्या कोई टीम थी आपके साथ जो लगातार काम कर रही थी, या आपको खुद? क्योंकि मैं समझता हूं सर, मैं भारतीय हूं, जर्नलिस्ट ज़रूर हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे भी पसीने छूट जाते हैं जब हम परमिशन के लिए जाते हैं। मैं सिस्टम को कोसूंगा नहीं, लेकिन शायद हमारे सिस्टम का स्वरूप ही ऐसा है कि वहां मदद सिस्टम भी करना चाहता है, लेकिन पता नहीं कैसे हमने सिस्टम बनाया है कि वो उलझाता ज्यादा है, सॉल्यूशन कम पेश करता है। जी। बिल्कुल शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार सिस्टम ऐसे रास्ते बनाता है जो आपको लगता है कि आपके लिए आसान है, लेकिन वो और उसको मुश्किल कर देते हैं।
जब मैंने पहली दफ़ा लोगों को भेजना शुरू किया, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी कि कैसे परमिशंस लेनी है, बट एक हाँ जज़्बा था कि इनको घर पहुँचाना है। और मुझे लगता है कि जो इनके माता-पिता की दुआएँ थी, जितने प्रवासी भाई-बहनों की, उनकी दुआओं ने भी काम दिया, साथ दिया मुझे कि मैं उन हर एक आज अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, उड़ीसा की, आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, हर जगह मैंने लोगों को पहुँचाया। हर जगह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके डीएम्स हैं, उनके डीएसपी, उनके स्टेट्स के डीजीपी हो और चीफ सेक्रेटरीज हो, पीएस हो, सब लोगों से मैं जुड़ा, सब लोगों से परमिशंस लिए, महाराष्ट्र के लोगों से परमिशंस ली और उनको भेजा। बड़ा प्रोसेस बड़ा मुश्किल था, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था पता था कैसे करना है, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते जुड़ने शुरू हुए और उन लोगों को लगने लगा कि ये जो सोनू है, ये इनको बहुत जेन्युइनली मदद कर रहा है, तो उन्होंने भी मदद करके जल्दी से परमिशंस आनी शुरू हुई, उससे बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आप विश्वास माने कि दिन पर दिन वो और मुश्किल होता जा रहा है। हम लोग अभी करीबन 10,000 लोग हैं जिनको मैं आज या कल में भेजने वाला हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए और झारखंड के लिए। तो पहले परमिशंस का एक प्रोसेस होता था कि मेडिकल करवाओ, लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन लेके फिर डीसीपी ऑफिस जाता था, फिर उस स्टेट के एडीएम के पास जाता था, फिर डीएम के पास जाता था, फिर डीएम से फिर वापस एडीएम, फिर वापस आपकी स्टेट के डीसीपी और फिर वापस लोकल पुलिस स्टेशन में। तो ये प्रोसेस था, वो करवा के हम लोगों ने भेजा। अभी जब हम ट्रेन से भेजते हैं, पहले तो सारी प्रोसेस होते ही हैं कि सब स्टेट से परमिशन आती हैं, फिर अभी लेबर कमिश्नर के पास जाती है लिस्ट की, वो चेक करने के लिए एक्चुअल लेबरर्स हैं कि नहीं है, फिर उनके फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। फॉर्म किसी को आता नहीं तो हम लोग हजारों फॉर्म्स भरते हैं। मेरे पास करीबन 70,000 लोग अभी भी पेंडिंग पड़े थे जिनको जाना है। और आप सोचिए कि अगर वो 70,000 फॉर्म मैं भरने लगा या मेरी टीम के चाहे 20, 25, 30 लोग भी हो, कैसे पॉसिबल है? तो मुश्किल है, लेकिन भेजना है कैसे भी, और उसी कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग। कमाल है सर, लेकिन मैं तो सुनकर ही मतलब पसीने छूट जाते हैं कि इस कोरोना पीरियड में आप निकल रहे हैं, आपके साथ एक टीम है जो ऐसा नहीं है कि बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी टीम है, विशाल टीम है, लेकिन वो ये काम कर रही है। सोनू जी माफ़ कीजिएगा, भारतीय समाज का एक चरित्र है, मैं नहीं कहता पूरे भारतीय समाज पर इम्पोज नहीं करूँगा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी एक हिपोक्रेट सोसाइटी भी है, एक कहीं ना कहीं उसके भीतर एक दोहरा आचरण उसके साथ चलता है। और यही इसीलिए ये भी आरोप लगता है कि हमारी सोसाइटी बहुत जल्दी किसी को भगवान बना देती है कि ये मेरे बस का नहीं है, ये तो सोनू सूद ही कर सकते हैं। अरे भाई वो एक्टर हैं, उनके पास फंड्स की भी व्यवस्था है, वो अगर फ़ोन करेंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, तो काम हो जाएगा। क्या इस किस्म की डुअलिटी से आपका भी सामना हुआ और आपको कभी गुस्सा भी आया कि ये लोग अपने घरों में बैठे हैं, कोरोना पीरियड में बढ़िया पकोड़े भजिए अदरक की चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और उसके बाद मदद की अगर कोई बात करो तो उसके लिए सामने नहीं आते और सोनू सूद जी को बताते जा रहे हैं कि सब वही कर सकते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है? ऐसा कोई अनुभव हुआ आपका? सर जी, कई बार होता है, आपको पता चलता है कि अगर हाँ इस फोन नंबर पे डायल करने से काम हो जाएगा, तो लोग बोलते हैं यार उसी नंबर पे डायल करो, वहीं पे होगा। तो जब लोगों को घर भेजना शुरू किया हम लोगों ने, तो एक रे ऑफ होप पूरे देश में पहुंची कि अगर आप घर में पहुंचना चाहते हैं और कहीं फंसे हुए हैं तो सोनू को संपर्क करें। बहुत सारे लोग, नए नए लोग सोशल मीडिया पे जो नहीं थे, ट्विटर पे नहीं थे, इंस्टाग्राम पे नहीं थे, फेसबुक पे नहीं थे, वापस आए, उन्होंने मुझे संपर्क करने की कोशिश की, किसी के थ्रू भी लोग पहुंचे और हमने उन्हें घर भी भेजा। लेकिन इस चीज से ये साबित जरूर हुआ सर कि जो आपने बोला कि लोगों का एक विश्वास तो बना, लेकिन लोगों का दूसरों पर विश्वास भी टूटा। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी सरकारों के अंदर मैं जब लोग भेज रहा था तो उन सरकारों से ही फोन आते थे, बड़े ऑफिसर से, कि यार सोनू, हम लोग अपने लोगों को बुलाना चाहते हैं, बोले कि हम आपके थ्रू तो नहीं आएंगे, हम जब सोनू सूद भेजेंगे हम तभी आएंगे, तो ही हम सही सलामत घर पहुंचेंगे। तो ये भी होने लगा। तो फिर वो मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि सोनू यार तू इनको हेल्प करके उनको वापस भेज दे, और मैंने भेजा भी उनको। तो मुझे लगता है कि वो जो एक विश्वास लोगों का बना था और मैं उस पर खरा उतर पाया, उसके कारण ही लोग घर पहुंच पाए और ठीक ठाक सही सलामत पहुंचे। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और मैं कोसूंगा नहीं, मैंने भी ये तय कर रखा है कि कोसना कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि आपने वो करके बताया कि आज हमारे पूरे देश के सामने सोनू सूद मॉडल है। आप कहते हैं बड़ा कठिन है भेजना, लेकिन जो शायद हम हमारे पूरे सिस्टम में हमारे पूरी सरकारें मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं कर पाई, वो सोनू सूद और उनकी टीम ने किया है, और एक मैसेज भी दिया है कि साहब जहाँ इच्छा शक्ति है काम हो सकता है। बॉम्बे में बैठकर उन्होंने तमाम कोशिश की। फैमिली की मैं बात ज़रूर करूंगा सोनू जी, क्योंकि वो मसला कई बार पीछे छूट जाता है।
आपकी आपकी जो वाइफ हैं, आपकी शरीके हयात हैं, अर्धांगिनी हैं, उनका किस तरह का सपोर्ट रहा? और दो बेटे भी हैं, अयान और ईशान, और जो मैडम हैं सोनाली जी, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ नाम तो। जी जी। इनका क्या सपोर्ट था? इनिशियल क्या रिएक्शन था कि आप ही क्यों कर रहे हैं, एक टिपिकल घर से जो आवाज़ आती, या उनका बहुत ही दूसरा रिएक्शन था कि नहीं सोनू, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप जाइए, इसी तरह से कोशिश करिए? क्या क्या प्रतिक्रिया थी घर में बच्चों की और मैडम की? देखिए, वो बड़े खुश तो थे, बड़े प्राउड भी फील करते थे कि मैं सबको घर भेज पा रहा हूँ। लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक डर भी था कि जी। इतना एक्सपोज़ हो रहे हैं रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे, एयरपोर्ट्स पे, इन लोगों के साथ में 16-16, 18-18 घंटे इनको जहाँ-जहाँ मुंबई में या फिर किसी भी जगह फँसे होते थे, उनको लेकर आते थे, पहुँचाते थे उनके लक्ष्य पे। तो उनको डर ज़रूर रहता था कि कहीं कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, या सोशल डिस्टेंसिंग बरत पाते हैं कि नहीं बरत पाते। तो एक चैलेंज ज़रूर था। लेकिन फिर भी उन्हें ये पता था कि मैं जिस काम में लगा हूँ मैं करके ही छोड़ूँगा और मैं पहुँचा के ही छोड़ूँगा। सो आई फ़ील कि कहीं न कहीं उन्हें पता था कि ये इसका लक्ष्य है, ये और ये पूरा करके छोड़ेगा, क्योंकि मुझे इतने सालों से जानते हैं सब। उन्हें पता है कि जब मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ता हूँ तो मैं करके ही छोड़ता हूँ, और वही हुआ। मैं हर रोज़ इन्हें वादा करके जाता था कि मैं कल नहीं घर से बाहर जाऊँगा, और अगले दिन फिर वादा तोड़ता था एक नया वादा करने के लिए, जो फिर मुझे तोड़ना था अगले दिन। कमाल सो है। आई फ़ील कि जो काम पकड़ा है सर, उसको तो पूरा करना ही है, और घर अगर सबको वादा किया है घर पहुँचाने का, तो घर तो पहुँचाना ही पड़ेगा। सोनू जी, अब एक एक बड़ी रियलिटी भरी एक स्पेकुलेशंस जो है वो फिजाओं में तैर रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको बड़े गौर से देख रही हैं आपको। आप एक बड़े उनके लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो काम किया है और जिस तरह से आपने अपनी फ़ैन फॉलोइंग न सिर्फ महाराष्ट्र में, मुंबई में, बल्कि अक्रॉस दी महाराष्ट्र, पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में मैं कहूँगा, और ख़ास तौर से जिसको हम काऊ बेल्ट बोलते हैं, हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं, वहाँ आपकी बड़ी ताकत बनी है। हालांकि ये सवाल आपसे बड़े पारंपरिक अंदाज में बार बार पूछा जाता है, क्या आप राजनीति में जाएंगे? मैं इस तरह नहीं बिल्कुल पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी तरफ आती है कि सोनू जी हमारे साथ जुड़िए, जब आपकी इच्छा हो, प्रस्ताव बिल्कुल खुला है, तो क्या सोनू जी विचार कर सकते हैं आगे? देखिए सर, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टर बनूँगा, और मैं एक्टर बन गया। एक्टर बनने के बाद बहुत मुझे अच्छा लगता है कैमरे के आगे, बहुत मैं एन्जॉय करता हूँ एज़ एन एक्टर। अभी एज़ एन एक्टर सफ़र बड़ा लंबा है। मुझे पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी ऑफ़र आया है, 10 साल से आ रहा है। ओहो। सब पार्टीज़ के ऑफ़र आ चुके हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि एज़ एन एक्टर अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आने वाले सालों में क्या होगा मुझे पता नहीं। लेकिन मैं कभी नहीं बोलता, मैं आज के लिए जीता हूँ। कल का मुझे पता नहीं कि क्या होगा, नहीं होगा। मैं इसलिए सब कर पाया क्योंकि मैं शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा था। मुझे किसी से पूछना नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करने थे। घर से निकलता था, गाड़ी लेके सबको पहुँचाने के लिए निकलता था जी। और पहुँचा के छोड़ता था। शायद अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता तो मुझे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते, किसी से परमिशंस लेनी पड़ती, बिल्कुल। तो शायद मैं बंद जाता। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान था जो बाहर निकला और जिसने कसम खाई कि सबको घर पहुंचाऊंगा, और पहुंचा भी दिया। लेकिन सर, मेरी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी रुचि है सोनू जी, और मैं एक भविष्यवाणी आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ कर रहा हूँ कि पंजाब ने कई गबरू जवान हैंडसम एक्टर्स पॉलिटिक्स को दिए हैं। धर्मेंद्र जी हैं हमारे, विनोद खन्ना साहब रहे, सनी देओल साहब स्टिल होल्डिंग, सुनील दत्त जी तो कमाल ही थे, महाराष्ट्र में आके धमाल किया। आने वाले वक्त में हम सोनू सूद साहब को ज़रूर देखेंगे। आप व्यूवर्स जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, 10 साल हो सकते हैं, और ज़्यादा समय लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन ये भविष्यवाणी आप तय मानिए कि हम सोनू सूद जी को देखेंगे पंजाब से, एक और खूबसूरत जवान और एक बहुत नेक नियत राजनेता को भी, जब वो राजनीति में आएंगे। चलिए इसको तो वक्त पे छोड़ते हैं। सर, ये जो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन है, क्या कुछ संगठनों ने आपकी मदद करनी चाहिए इसमें, या ये सब आप अपने ही संसाधनों से, अपने ही रिसोर्सेज से मैनेज करके चलते रहे? देखिए सर, शुरुआत हमने अपने लेवल पे की, खुद ही बड़े। मेरी एक बचपन की दोस्त है नीति गोयल, वो जी। हम लोग खाना बांटते थे बाहर सड़कों पर, बहुत 45,000 लोगों को आज भी हम लोग हर रोज खाना देते हैं, और पिछले 3 महीने से दे रहे हैं हम लोग। तो हाईवेज पे जब हम लोग खाना देते थे, ये प्रवासी जाते थे, तो उनको फिर हमने पहली दफा रोक कर करीबन 350 लोगों को हमने कर्नाटका भेजा था। वो हमारे पहले लॉट था जिनको हमने भेजा, और जहाँ से मैंने तय किया कि अभी मैं हिंदुस्तान में हर किसी को घर भेजूंगा।
तो वो मेरा पहला स्टेप था। लेकिन शुरू में खुद ही करना पड़ा, क्योंकि अगर किसी को बोलते तो वो बोलते कि यार वो तो सरकार का काम है, आप कहाँ घूम रहे हो। तो हमने खुद करना शुरू किया। धीरे धीरे जब लोगों का विश्वास बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे दोस्त जुड़ने शुरू हुए। एक मेरा दोस्त बोलता कि यार मैं आधी बस स्पॉन्सर करना चाहता हूँ यार, कि अगर आधे मैं 15-20 लोगों को हेल्प कर पाऊँ तो मैं जुड़ जाऊँ आपके साथ। फिर एक दूसरे ने बोला कि मैं एक बस देना चाहता हूँ सोनू, अगर मैं एक बस वाला जुड़ जाऊँ। तो ऐसे लोग जुड़ने शुरू हुए। तो पहला स्टेप मुश्किल था, फिर कारवां बोलते कि साथ साथ जुड़ता गया और आगे आते गए। हमने कभी भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी भी किसी से ना मांगे, और जब भी मुझे किसी ने बोला कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं उनसे वही बोलता हूँ कि आपके आसपास जो भी प्रवासी भाई बहन है, आप उनको कुछ देकर उनकी मदद करके ये मेरी समझिए मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा, उनको आप कीजिए। तो ये हमारा बहुत ही एक न्यूक्लियर ग्रुप था जिन्होंने साथ में पूरा प्रोजेक्ट किया हमने साथ में। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा सर, कि इसने बहुत लोगों को प्रेरित भी किया। मैंने कुछ देख रहा था वीडियोस, एक दो लड़कियां थी दिल्ली में, उन्होंने 2 बसेस भेजी तो बड़ी खुश थी। उन्होंने बोला कि हमें प्रेरणा मिली सोनू से। एक उड़ीसा के एक्टर हैं, उन्होंने सभ्या नाम है, उन्होंने 4-5 बसेस भेजी लोगों को, बोला कि मुझे प्रेरणा मिली। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो एक आवाज गई पूरे देश में कि आप इनके लिए जुड़े, खड़े हों, सामने आए, तो आई फील कि उसने बहुत हेल्प किया है लोगों को घर पहुंचने में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो जिस शेर का आप जिक्र कर रहे थे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, और कारवां तो इतना मजबूत बना है कि क्या कहें। 70,000 लोगों को सोनू सूद जी पहुंचा चुके हैं उनके घरों तक। और इसमें दक्षिण भारत के भी कुछ राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री जी का सिर्फ एक ट्वीट राजेंद्र शुक्ला जी का था, और सोनू सूद जी का तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई था कि शुक्ला जी चिंता मत करिए, आपके लोग पहुंच जाएंगे। और करीब करीब 100 लोग जो मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन के थे वो अपने घरों तक पहुंच भी चुके हैं। और ये बताता है कि ये अभिनेता जो अपनी तमाम मसरूफियत के बावजूद, सर एक इंटरव्यू में मैं आपको सुन रहा था तो उसमें आपने कहा था कि आपके जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो बड़े खुश थे कि सोनू जी के पास स्क्रिप्ट्स पढ़ने का वक्त होगा, क्योंकि आप न सिर्फ हमारे मुंबई फिल्म उद्योग बल्कि दक्षिण भारत के भी एक बेहद मकबूल कलाकार हैं। लेकिन आपने ये सारा वक्त ऐसी सेवा में लगा दिया कि वो स्क्रिप्ट्स अभी भी इंतज़ार कर रही होंगी कि सोनू जी आएँ और पढ़ें उनको। बिल्कुल शरद जी, अभी भी मैं पढ़ नहीं पाया। मैं अभी आपकी इंटरव्यू से पहले एक किसी डायरेक्टर से वही बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपको वक्त लगा पढ़ने का, तो मैंने उनसे क्षमा मांगी। मैंने बोला कि आप मुझे 1 हफ्ता 10 दिन और दे दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं। मैं सुबह जब उठता हूँ, मैं परमिशंस के पीछे पड़ता हूँ, लोग जहाँ फंसे उनके पीछे पड़ता हूँ। तो मेरा माइंड नहीं रहता कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ या क्रिएटिवली कुछ करूँ। मुझे लगता है उसके लिए बहुत वक्त है, कभी भी कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर जो इंसान कहीं ना किसी किसी देश के किसी कोने में बैठा मेरे एक फोन का इंतजार कर रहा है घर जाने के लिए, तो मुझे वो उसका सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए मैं शायद हमारा आपस में जो मुलाकात है उसमें भी थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि मैं लगा हुआ था, मुझे लगा कि अगर मैं उस आधे घंटे में और 100-200 लोगों को घर भेज पाया तो मैं उधर थोड़ा ध्यान दूं, तो शायद इसलिए मिस हो पाया। बट मुझे लगता है कि मैं मुंबई शायद आया इसी के लिए था यहाँ पर, जो मैं अभी कर रहा हूँ, और मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर। बिल्कुल सर। और इसी को अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है, गूंगे का गुड़ है ये। यू कैन नॉट एक्सप्रेस, आप इसको अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते हैं, आप इसके बारे में बोल ही नहीं सकते हैं कि ये किस तरह का आनंद है। और जिसने इसको अनुभव कर लिया, उन आंसू भरी आंखों से मैं आपके ट्विटर हैंडल पर जब गया तो मैं देख रहा था बंगाल के एक परिवार ने आपको धन्यवाद दिया, तो आपने इतना विनम्र और हम्बल जवाब दिया कि तुम घर जाओ, अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अब बंगाल में भी मेरा परिवार है। सर इसके लिए वक्त आप कैसे निकालते हैं? मैं देखता हूँ हर आपके, मैं ट्विटर हैंडल पे जब गया तो एक हर मजलूम आदमी का, हर कमज़ोर आदमी का, हर गरीब आदमी का आप जवाब देते हैं, और वो आपके ट्विटर हैंडल पे है। बिल्कुल सर, ये मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया जो जब इसका उत्पन्न हुआ पूरी दुनिया में, तो लोगों ने बोला कि यार मैं ये शर्ट पहनता हूँ, मैं शर्ट कैसी लगती है, वो उसने पिक्चर डाली। मैंने क्या बनाया है वो पिक्चर डाली। लोगों ने देखा कि केक बड़ा अच्छा खूबसूरत बनाया है, और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, रोटी नहीं थी, और उनको केक देख के कैसे खुशी मिलेगी। तो मुझे लगा मैं उनके साथ जुड़ूं, मैं बात करूं उनके साथ। जब आप किसी से पूछते हो, मुझे याद है कि हम तो छोटे शहरों से हैं, जब घर के दरवाजे पे खड़े होते हैं और कोई निकलता है और सुबह एक दूसरे को राम राम बोलते हैं, पूछते हैं भाई कैसे हो भैया, सब ठीक हो, तो वो एक जो उसके चेहरे पे खुशी होती है, उसको लगता है कि यार मेरे लिए पर्सनली सोच रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं, ना कभी मैं मिला हूँ, ना पता नहीं कभी मिल पाऊंगा जिंदगी में,
पर जब मैं उनसे पर्सनली बात करता हूँ कि मैं आपके घर जरूर आऊंगा, और मैं अगर कभी गया और मेरी मुलाकात हुई या मैं कहीं उनसे जुड़ पाया, मैं जाऊंगा भी जरूर। तो ये मेरा परिवार है जो अभी उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल, अगरतला, कन्याकुमारी, जम्मू, हर जगह पर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं शायद ना भी पहुंचा पाया, लेकिन वो खुद भी पहुंच गए। लेकिन उनको पता है कि मैंने बड़ी कोशिश की, या उनको पहले कहीं और से जुगाड़ हो गया जाने का, पहुंच गए, लेकिन वो आज भी मेरे साथ संपर्क में रहते हैं कि सर आपने, हम 150 लोग थे, उसमें से 70 लोग तो आपने पहुंचा दिया, हम 80 रह गए थे, लेकिन हमें एक मिल गया सर, कोई कनेक्शन मिल गया, हम लोग पहुंच गए, लेकिन थैंक यू सो मच सर, हम जब भी मुंबई आएंगे आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो वो जो सर कनेक्शन जुड़ा है, वो इसलिए जुड़ पाया क्योंकि मैं पर्सनली सबको जवाब देता। मैं रात को 12 से लेकर 4-5 बजे तक सुबह लोगों को जवाब देने में लगाता था। सुबह 6 बजे उठने के बाद 6 से 8 सब कोऑर्डिनेशन करता था, कहाँ किसको पिक करना, और 8-9 बजे निकलने के बाद शाम तक सब लोगों को घर से निकालना, पहुंचाना, बसेस में, ट्रेन में, फ्लाइट्स में बिठा बिठा के निकालना, उसमें लगा रहता। तो दिन का समय का पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था कि शायद 24 घंटे दिन के काम है, शायद 30 घंटे का दिन होता तो बेहतर होता। तो क्या सर ये लोगों की दुआओं का पालना था जहां आप नींद पूरी करते थे? नींद कब पूरी करते थे आप? सर नींद, मैं ना हमेशा देखा कि जब मैं एज एन एक्टर काम करता था, हम्म, मैं ऐसी फिल्में की हैं जहाँ पे मैं 4-4 5-5 दिन नहीं सोया, लगातार हम्म, काम किया, हम्म, हम्म, और नींद आती नहीं थी क्योंकि काम बहुत अच्छा होता था। हम्म, और कई बार ऐसी फिल्म की कि आप बहुत आराम से बैठे, आराम कर कर आए हैं, लेकिन आपको सेट पे नींद आनी शुरू हो जाती क्योंकि वो आप काम करना नहीं चाहते। आपको जी। लगता है कि वो सही फिल्म नहीं है जिसको मैं, ये वो फिल्म नहीं है एग्जैक्टली। जिसको मैं करने के लिए यस, पंजाब से आया हूँ। यस। ये वो काम था जो जिसको मैं रोज सुबह इंतजार करता था सुबह करने के लिए। अरे मैं सुबह उठूंगा, मैं भेजना, मुझे उसको घर भेजना है, इसको घर भेजना है। तो नींद का पता ही नहीं चलता था, थकावट होती ही नहीं थी, नींद आती भी नहीं थी, थकता भी नहीं था। रात को कई बार 3 बजे 4 बजे तक मैं करता रहता, सो लेटने की कोशिश करता कि सुबह जाना है वापस काम करने के लिए। फिर 5:30 बजे नींद खुल जाती थी। अरे क्या फिर बात, देखने लग जाता कोई ट्विटर पे किसी का मैसेज तो क्या नहीं मिस बात, हो गया, कोई क्या बात। ऐसा बहुत जरूरतमंद इंसान तो नहीं है कि अगर मैंने किसी को मिस कर दिया और वो बेचारा इंतजार कर रहा हो। मिस भी किया होगा मैंने बहुत सारे लोगों को, क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। लेकिन इच्छा यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊं और उनके साथ जुड़ पाऊं। कमाल है सर, ये कमाल है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ दो छोटे सवालों के साथ। मोगा का जिक्र आप बहुत गर्व से करते हैं और अपने परिवार से आप बहुत कनेक्ट हैं, ये आपकी बातचीत से हम समझते हैं। एक बहुत युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। बाकी तो मुझे लगता है आपकी अपनी लाइफस्टाइल जवाब देती है कि अगर आप समाज से बहुत गहरा कनेक्ट होते हैं, अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बहुत गहरे कनेक्ट होते हैं, अपने मित्रों से कनेक्ट होते हैं, तो सुसाइडल टेंडेंसी आपके भीतर नहीं होती है। दूसरी एक चर्चा नेपोटिज्म की बॉलीवुड में बहुत है। इसका, इन दोनों सवालों का जवाब आप क्या देना चाहेंगे संक्षेप में आपसे कंक्लूड करते हुए? शरद जी, नेपोटिज्म की आप बात करें, वो तो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। जिसकी जो पहचान है वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। हमें, जब मैं मुंबई में आया तो मैं 1 साल की मोहलत लेके आया था माता पिता से कि 1 साल अगर मुझे मेरा कुछ मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैं वापस पंजाब में मोगा में आके काम करूंगा। 1 साल मुझे सड़कें पहचानने में लगे कि महालक्ष्मी की तरफ कौन सी सड़क जाती है और जी, जूहू की तरफ कौन सी सड़क जाती है। और जी, 1 साल ऐसे बीता, पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि यार 1 साल तो मैं मोहलत लेके आया, तो इस 1 साल में तो मुझे सड़कें और ऑफिस पता लगाने में लग गई। ये है एक आउटसाइडर की कहानी जी, जो हमेशा रहेगी। जी। हर किसी को एक मेंटोर नहीं मिलेगा, हर किसी को गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। आज भी मेरे पास लोग आते हैं, जितने आउटसाइडर आते हैं उनमें मुझे खुद दिखता है, मैं उनको कहीं ना कहीं भेज देता हूँ, ऑफिस में भेज देता हूँ, गाइड करता हूँ कि ऐसे करो वैसा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही हूँ जो आज किसी ना किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। तो ओह। ये कभी खत्म नहीं होने वाला सर जी, ये हमेशा रहेगा। जो जिसकी पहचान है उसका फायदा उठाएगा, बिल्कुल और ठीक। जो आउटसाइडर है उसको फिर मेहनत से अपने आप को टिके रहना पड़ेगा और अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि कभी वो टूटे ना, ताकि कभी ऐसा वापस में वाकया हो पाए जैसा दुर्भाग्यपूर्ण सुशांत के साथ हुआ है। मैं उसे बड़ा ही अच्छी तरह जानता था, वर्कआउट करते थे मेरे साथ जिम में, और एक आउटसाइडर जिसने जिंदगी में इतना अचीव किया, उसका ये अंत सही नहीं था। आई विश कि जी, उनके जहन में कुछ और आया होता और वो समय टल गया होता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख है सब लोगों के लिए। जितने आज माँ बाप के बच्चे मुंबई आने के लिए सोचते होंगे, उनके माँ बाप बड़े चिंतित होते होंगे कि यार देखा तूने उसके साथ क्या हुआ, और तू अभी मुंबई जाने की बात करता है, फिल्म इंडस्ट्री की बात करता है। मैं उन सब से ये एक इल्तिजा जरूर करना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री बड़ी कमाल की इंडस्ट्री है। यहाँ पर मेहनत, और अगर आप सही ढंग से आपके अंदर पेशेंस रहेगी तो आपके सपने पूरे जरूर होंगे। शर्त सिर्फ इतना है कि आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट नहीं है तो मेहनत करके वो टैलेंट लेकर आइए अपने अंदर। इससे ज्यादा कमाल का कोई कोई इंडस्ट्री नहीं है। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री, हमारी बहुत खूबसूरत लोग हैं, जी, लेकिन मजबूत ही इसमें टिक पाएगा। वो बोलते हैं कि कितने समय तक आप पानी के अंदर अपनी सांस रोक के
बैठ सकते हैं और जब भी आपका नंबर आएगा पानी से निकल कर बोलेंगे कि मैं हूँ यहाँ पर, तो पानी में अपनी सांस रोकने की ताकत बना के इस शहर में आइएगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कमजोरों का ये शहर नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये दुनिया भी नहीं है सोनू जी कमज़ोरों के लिए। और लेकिन रहनुमा बहुत ज़रूरी है, और एक रहनुमाई आपने भी की है समाज की इस कठिन और चुनौतीपूर्ण वक्त में, और बहुत हम्बल तरीके से की है, बिना किसी अपेक्षा के की है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के की है। और आज भी वो संतोष मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट फेस, जिसमें इसका सुख है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाया, और इसकी चिंता भी मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुतों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कोई शिकायत नहीं थी आपसे, पूरी बातचीत आधे घंटे की बातचीत में मैंने देखा नो कंप्लेंट्स। जो आपके पास है आपने उसको लेकर अपना बेस्ट एफर्ट किया और कमाल किया है सर आपने। और न सिर्फ आप एक अभिनेता के तौर पर बेमिसाल हैं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी उसका कोई तोड़ नहीं है, और वहाँ भी वो बेमिसाल एलिमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, एक अभिनेता के तौर पर भी और एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी। हम सब की दुआएं, हम सब का सपोर्ट और हम सब की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये वादा भी आपसे ले रहा हूं कि आगे भी जब भी वक्त कभी होगा आपसे इस तरह की सकारात्मक बातचीत के लिए, क्योंकि इसने मेरा भी सीना चौड़ा किया है, इसने मेरे फेफड़ों में भी ताज़ी हवा भरी है, और मैं दावा करता हूं कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इसी अनुभूति से गुजर रहे होंगे। हेड्स ऑफ टू यू सर, मैं सलाम करता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ललित जी, बहुत मजा आया बात करते हुए, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कमाल है। बोलते हैं कि कुछ कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ आप दिल से दिल की बात कर सकते हैं, और आज आपके साथ दिल जुड़ा है, बड़ा अच्छा लगा, और आई होप कि आप हमेशा ऐसे ही अच्छा काम करते रहे सर। सर बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नामचीन अभिनेता सोनू सूद, और जो एक इंसान के तौर पर भी जो काम कर रहे हैं वो हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है, और अभी भी चरे वेती चलना है, निरंतर चलना है, थमना नहीं है। वो चलते चले जा रहे हैं बिना कोई बैगेज अपनी पीठ पर लिए हुए कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, या ह्यूमैनिटी के लिए वो कितना बड़ा चैप्टर भारत में कोरोना पीरियड में, पूरी दुनिया में बल्कि मैं कहूँगा, लिख चुके हैं। लेकिन इन सब से बेपरवाह ये बेमिसाल अभिनेता इंसानियत का मसीहा बनकर इंसानियत की राह पर चलता चला जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।